बजा सकते हो। होना चाहिए कुछ नहीं और बहुत ही शानदार आयोजन रहा। और हम मनोज जी का देश और इंटरनेशनल कंपैरिजन में ये हाल है। अब देश के विद इन कंट्री आए तो आप यहाँ भी देखेंगे कि अंदर में भी काफी गैर बराबरी है। अब जैसे सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी महाराष्ट्र की इकोनॉमी है, स्टेट इकोनॉमी में उसकी जो इकोनॉमी वो जो जीडीपी है वो करीब करीब 35 लाख करोड़ की है, वो नंबर 1 है। सेकंड में तमिलनाडु है जिसकी जो जीडीपी है एसडीपी जो है वो करीब 27 लाख उसकी है। अब जनरली हम लोग क्लासरूम में सारे अध्यापक सारे लोग पढ़ाते हैं, थ्योरीज को पढ़ाते हैं। आप जितने बड़े लेक्चर सुनेंगे वो भी थ्योरीज को पढ़ेंगे, लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि आप उन चीजों को भी जानिए जो कि एक कीन ऑब्जर्वर के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक फ्रीलांसर के रूप में जो धरातल पर जाके देखता है और उस पर इकोनॉमिक्स क्या निकलता है। हम लोग सारे लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं, पब्लिक फाइनेंस पढ़ाते हैं, डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, ट्रेड पढ़ाते हैं, इंडियन इकोनॉमिक इश्यूज पढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअली समस्याओं का समाधान होता है कि नहीं ये सब तब समझ में आता है जब हम लोग चुनाव में दौरान ये सब बातें करते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति आपके बीच हैं जिनका कि पूरा पूरा जीवन इस तरह के व्यवहार में गुजरा है, इकोनॉमिक्स का इनका बैकग्राउंड रहा है और साथ ही साथ इन्होंने जर्नलिज्म में जेएनयू में शिक्षण किया। जेएनयू में इस तरह से इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में इन्होंने पीजी का डिप्लोमा जर्नलिज्म में किया। इकोनॉमिक्स का व्यक्ति टोटली टॉप क्लास। That is why I mentioned the socio-economic challenge in terms of the 4-5 areas. If today or not we decide that we will have an equal uniform education pattern for the all citizens, ये नहीं कि आपके पास 5 लाख रुपया है तो पढ़े में चले गए और ऊपर है बिजनेस कर रहे हैं और आप जो है वहां से तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा एलीट क्लास आदमी बन सकते हैं। और हमारा सवाल उनको कितना मिला, हमारे समाज में भी कुछ चीजें बनी inequality का फाउंडेशन it is already laid down in our society also. It is already inherited. So if we talk about a equal frame of development and equal sort of socio-economic pattern, socio-economic structure of the country, then we have to address education policy, health policy, because वो क्या major chunk of human कर रहे हैं कि एक एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। पूरी दुनिया का जो बेस्ट एजुकेशन मॉडल है, इधर इट्स फिनलैंड मॉडल और हायर एजुकेशन, हार्वर्ड और MIT और प्रिंसटन, they always try to promote the diversity. Is it possible such a diverse nationalized India we can execute the one education policy? I don't agree with this idea. Because this is why I'm talking. Actually, business prospects, if as the government is focusing on the entrepreneurs, say the moment they are trying to cater this way the both sides. My point is not that if one has a carpenter quality, he must not be made carpenter, and if one has a software engineer quality, he must not be made software engineer. That is actually true, and that is but the minimum basic environment must be uniform throughout the country. अब जैसे स्कूलों की वो चल रही है, रैंकिंग चल रही है, कॉलेजों की रैंकिंग चल रही है, इसमें इंफिनिटी और सुपरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें ये बात ठीक है, बेसिक एजुकेशन I agree with you कि minimum level का education standard should be ensured from the government side. Yeah, that's what it says. Diversity that is the first thing which creates inequality, that is the medium of education. And I think new education policy has done a wonderful job in universalizing the medium of education, and that was the Indian language. But sir, That's a very good move. confused with the That's a very good move. first statement. You are confused. He is not talking of any that is Germany में up to 8 why is the UP board, why is the Bihar board, and you are competing with
there should be one national code, and that is established state by branch. स्कूल एजुकेशन आप बेसिक एजुकेशन लेवल इसको मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन सर बेटे शांत हो जाइए। Like top 10% of the countrymen are holding around 50% of the wealth. So where we see like we are growing 4 trillion and 5 trillion. So how we will overcome this income inequality? Because that I already mentioned in my speech. But one thing I would like to mention, कि you cannot decide कि you will be born in Reliance family or in Ambani family or Adani family or Dasani family or in any big political family. It is not in your hand. It is not special. It is the mercy of destiny. But when you enter into this living world, you have to got education, health, sanitation, nutrition, and all kinds of work environment, opportunity, and Recently, we have seen that Bihar government has given 75% of reservation in every exams and whatever institutions. So my question is how caste census or the caste system is affecting the Indian economy? Because more 75% of reservation has been given. The leftover people might be very intelligent who can provide great their contribution in the Indian economy. I got you. But I got your question. Good. When we talk about social justice is a great word. I am talking about the greater social justice. But in India, social justice means only reservation. Reservation is applied. बहुत बड़ा इशू है और इसके सीमेंट डिवाइड में लंबा सर आपने एग्जाम्पल दिया कि कुछ लोग अमेरिका जाते हैं पढ़ने, कुछ लोग यहाँ रहते हैं। ये प्रोसेस जरूरी है कंट्री के लिए। हाँ, यहाँ पे ये जरूरी है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड लाइक चाइना, गवर्नमेंट को ऐसा इंश्योर करना चाहिए ज्यादा बच्चे शुड गो टू। मैं तो बल्कि एजुकेशन में और हेल्थ में प्राइवेट सेक्टर की ह्यूज प्रेजेंस है, आप उनको हटा सकते हैं कभी? वो अलग नियम और अलग टेक्नोलॉजी में जाएगा हो जाता है। गाँव के भी बच्चे आपके पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, उसका फायदा हो सकता है। हम ये कह रहे हैं उनको निरंतर कराया जाए, ये उनको वर्कफोर्स कराया जाए। एजुकेशन पॉलिसी फॉर होल नेशन आप अपने स्तर पर इसकी जो योग्यता है उसकी योग्यता का सम्मान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, अपने ट्रेड डेफिसिट को, अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को बैलेंस करते हुए हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए का विषय है। हम अपना तुलना या किसी के साथ ताल ठोकने वाली संस्कृति में हमको निकलना पड़ेगा। और ये सब इसलिए हो पाया है कि सबसे अधिक डेमोक्रेटिक डिविडेंड वाला देश हमारा देश है, सबसे युवा देश है। और ये वंश में टाइम आता है कि कोई देश युवा बनता है। युवापन को हम कैसे डिविडेंड में बदलते हैं, इस पर सारी इकोनॉमी काम करती है। जो भी देश विकसित होता है अपने युवाओं के बल पर होता है, स्किल पर होता है, एजुकेशन के बल पर होता है, नॉलेज इकोनॉमी के बल पर होता है। क्या वो हमारा स्थिति हमारी आ गई है? क्यों? क्योंकि आने वाला सिर्फ और सिर्फ 35 साल, अब तो 32 बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनूप मिश्रा जी, एचओडी इकोनॉमिक्स, डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी। सभा कक्ष में बैठे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के तमाम फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, मैं बड़ा ही माननीय अनूप मिश्रा जी के द्वारा मेरे किया गया परिचय तो मैं काफ़ी ज़्यादा अभिभूत हूँ। और मुझे अगले जो 1-8 घंटे का जो भी लेक्चर होगा, मैं प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक पर्सपेक्टिव, इनसाइट्स और इनलाइटनमेंट भारत के इस कंटेम्प्रेरी इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइस इंसेंटिव, इसके जरिए हम एग्रीकल्चर और ग्रीन रेवोल्यूशन लाते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन लाते हैं।
1980 में थोड़ी सी उदारता आती है हमारी पॉलिसीज में, जो प्रणब मुखर्जी ने शुरू की, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह बतौर वित्त मंत्री शुरू करते हैं। 1990 तक आते आते हमारी थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और उस सिचुएशनल कोर्स करेक्शन के लिए नरसिंह राव और मनमोहन सिंह का डुओ जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का आगाज करता है। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को मैं आजाद भारत की सबसे बड़ा एक तरह से विभाजन वर्ष मानता हूँ। मैं अगर आजाद भारत का अगर इतिहास लिखा जाएगा, चाहे वो आर्थिक इतिहास हो या राजनीतिक इतिहास हो, तो मैं इसे 1991 के पूर्व का काल और 1991 के बाद के काल हमारे सब बैठे हुए और तो हम सबका स्वागत करते हैं और बिना समय गंवाए हम मनोज जी को आमंत्रित करते कि यहाँ हमारे बावजूद आप लोग हमारे आग्रह पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान सुनने आए। विद्यार्थियों, एक्चुअली ये सारे कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए ही होता है। हम अपने लिए क्या करेंगे, हम लोग इसी तरह जाते हैं और लेक्चर देते हैं, अगर कोई रहे ही ना तो लेक्चर का कोई महत्व भी नहीं है। इसीलिए हर शिक्षण संस्थान की सफलता वहाँ के विद्यार्थी होते हैं, हर तरह के कार्यक्रमों की सफलता में विद्यार्थी होते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके प्रति बहुत बहुत हम स्नेहाशीष देते हैं कि आप हमारी बात को सुने आए। आज एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हम आपके बीच जो आज के मुख्य वक्ता हैं, विशिष्ट वक्ता हैं, जो हमारे अतिथि हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे भी और क्यों ये विषय हम लोगों ने एक जनरल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के बीच बात करने की सोची, इस पर एक प्रकाश डाल। Now, my very first question arises from the fact that has been brought by the latest Finance Commission report. I'm sorry that I'm using for papers because I'm very terrible at memorizing data. Sir, the latest Finance Commission report says that it is about the public sector undertaking, PSUs. Sir, there are 1,840 some odd number of PSUs that are in India, out of which 389 are governed by center. 1,840 PSUs, including all state, including center and state. Out of which 389 PSUs are centrally governed and 1,461 PSUs are governed by the state, all combined. So out of these, more than 450 of the PSUs are non-working. They are non-functional. They are non-functional. They are non-working. They do not even operate. Means they have no efficiency, no productivity. They have no fair play, no competition. They are getting the employees are getting their salary. The employees do not have any fear of losing their jobs, and there is no research and development and improvement. So don't you think that government assets are becoming a liability on the taxpayer, because the money that we are spending on this comes from the taxpayers' hard-earned money. So and the moment the government tries to monetize it or privatize it, it faces criticism from the opposition that you are selling the family silver, but it is not the family silver but rusted iron. So my question is that why the government is wasting so much money of taxpayer in propping up these PSUs that are not even making well, they are making loss and contributing nothing. Good question. Very good question. Nothing to the topic we just pointed out. It's already in the public domain. In a debatable term, it has already been taken. And you see that Narendra Modi government is already keeping a very high disinvestment target, and it is facing criticism also. Because I just had a word in my head.